प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 3 में वर्णित साहित्यकार ओम थानवी द्वारा रचित यात्रा वृतांत एवं रिपोर्टाज, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव, के आगामी एवं अंतिम अंश का अध्ययन करने जा रहे हैं। ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव शीर्षक पाठ यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज का मिश्रित रूप है। इसमें प्राचीन भारत के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पुरातात्विक स्थानों का परिचय दिया गया है, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान है, जहां सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला, यह है मोहनजोदड़ो का अर्थ। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान है, जहां सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था। इस प्रकार मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सिंधु संस्कृति का नगर नियोजन, वास्तुशिल्प कला बेजोड़ मानी जाती है तथा यह सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सभ्यता है। मोहनजोदड़ो में कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी की व्यवस्था थी। इसमें 700 के करीब कुएं थे। इन्हीं कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। यहाँ तक का भाग हमने प्रथम अंश में पढ़ लिया था। आइए इससे आगे के अंश को आज हम अध्ययन करें। अतीत में दबे पांव, लगातार इसे पढ़ रहे हैं। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का DKG कहलाता है। पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित, और काशीनाथ दीक्षित जी के नाम पर यह जो एक हल्का है, यह DKG कहलाता है। DK यानी दीक्षित काशीनाथ जी कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। यदि नीचे की दीवार मोटी है, इसका यह अर्थ भी लगाया जाता है कि इसके ऊपर की जो मंजिल है वह भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद है, जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह सहतीरों की जगह हो। जिस प्रकार से ऊपर की मंजिल बनाने के लिए सहतीरों की आवश्यकता पड़ती है, बड़ी बड़ी बल्लियों और खंभों की जरूरत पड़ती है, तो इस प्रकार से उन कुछ दीवारों में जो छेद हैं, वो छेद इस बात का संकेत करते हैं कि ऊपरी मंजिल को यानी दूसरी मंजिल को ऊपर उठाने के लिए शायद इनमें सहतीरें लगाई गई हो। सभी घर ईंट के हैं और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में बने हुए सभी घर ईंट के बने हुए हैं। एक ही आकार की ईंटें 1:2:4 के अनुपात की सभी भट्टी में पकी हुई, और सभी ईंटें भट्टी में पकी हुई ईंटें। हड़प्पा से हटकर जहाँ पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ है। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी। पूरे के पूरे सिंधु सभ्यता के इस पूरे क्षेत्र में ईंटों का ही अधिक प्रयोग हुआ है। पत्थरों का प्रयोग तो बहुत ही कम मात्रा में दिखाई पड़ता है। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हो, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा। उद्यम से आशय है जीविका उपार्जन के लिए शारीरिक कार्य, परिश्रम अथवा व्यापार होता होगा। कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म वहां होता होगा। हालांकि सभी घर खंडहर है, सभी घर टूटे फूटे हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, खंडहर हैं।
और दिखाई देने वाली चीजों से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। हम केवल यह अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जो भी अवशेष हमें दिखाई पड़ते हैं उन अवशेषों के आधार पर हम इनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में हैं। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुणा 30 फुट का होगा। कुछ इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तुशैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। इनकी जो वास्तुशैली है, भवन निर्माण की जो शैली है, वह लगभग एक जैसी ही दिखाई पड़ती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। जिस प्रकार से यहाँ पर भवन बने हुए हैं और ये व्यवस्थित रूप से बने हुए हैं, इस प्रकार व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू होता ही होगा। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। एक घर मुखिया का घर कहलाता है, जिसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। डी के बी सी हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली थी। याजक से आशय है यज्ञ करने वाला, नरेश से आशय है राजा। याजक नरेश से आशय है यज्ञ करने वाला राजा। तो याजक नरेश की मूर्ति भी इसी तरफ के एक घर से मिली थी, यानी डी के बी और सी हल्का आगे पूर्व में है। और जो दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति है वो इसी तरफ के एक भाग में से प्राप्त हुई है। डी के जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की और बढ़े तो 1.5 फरलांग की दूरी पर एच आर हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। यह हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924-25 में राखाल दास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम से यह हल्का है, जिन्होंने सन 1924-25 में राखाल दास बनर्जी के बाद में खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही। जिस प्रकार के कंकाल वहां मिले हैं, उनको देखकर कई प्रकार के अनुमान लगाए जाते रहे और कई प्रकार की कहानियां उन अनुमानों के आधार पर बनती रही। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। एक जो प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प है, यह भी यहीं पर एक छोटे घर की खुदाई में प्राप्त हुआ था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। मार्टिमर व्हीलर एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद है। उन्होंने इसके बारे में कहा था, इस नर्तकी शिल्प के बारे में कहा था कि इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही कोई होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाती है। उपासना केंद्र जिसके आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ओर जो ध्वस्त मंजिल है उसकी तरफ जाती है। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधो स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहां जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। जैसा कि कपड़े को रंगा भी जाता था और यहाँ पर रंगरेज का कारखाना भी मिला है, और लोग इस रंगरेज के कारखाने को भी बहुत ही चाव से देखते हैं, जहां जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस नगर का नियोजन किया गया। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है और सभी घरों में स्नान घर मौजूद हैं। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। कुओं के अलावा सब कुछ या तो चौकोर है अथवा आयताकार है।
नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियां, तोलने के बांट आदि सभी कुछ या तो वर्गाकार है अथवा आयताकार हैं। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। अचरज से आशय है आश्चर्य होता है। जब बड़े बड़े घर हैं तो उनमें छोटे छोटे कमरों को देखकर आश्चर्य होता है। इसका एक अर्थ तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफी रही होगी, बहुत अधिक आबादी वाला यह शहर रहा होगा। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया है कि बड़े घरों में निचली यानी भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे, नीचे वाली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसल का मानना है। जो अमेरिकी नृतत्व शास्त्री है ग्रेगरी पोसेल, उनका ऐसा मानना है कि नीचे वाली भूतल यानी भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान है पर सीढ़ियां नहीं है, शायद वहां लकड़ी की सीढ़ियां रही हो जो कालांतर में नष्ट हो गई, समय के अनुसार जो नष्ट हो गई होंगी। संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोखे और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है कि इसमें लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया हो, पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। अगर जगह कम है, जगह की तंगी है, तो उसके अनुसार ही पायदानों की चौड़ाई बढ़ती है अथवा घट जाती है। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। जो भी गर्म इलाके होते हैं वहां छाया के लिए एक आम प्रावधान होता है, यानी यहां घर की खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जे होते हैं और यहां पर मोहनजोदड़ो के किसी भी घर में छज्जा दिखाई नहीं दिया। क्या उस वक्त यहां इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए। शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। यह जो मरुस्थल है, ये जो मरुभूमि है, इस मरुभूमि में शेर, हाथी या गैंडा जैसे पशु नहीं हो सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी सीरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती थी। और जो पुरातत्वी सीरीन रत्नागर हैं वो ये मानते थे कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे, मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। कुएं तो यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन नहर होने के प्रमाण किसी भी खुदाई में सामने नहीं आए हैं। यानी बारिश उस काल में काफी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया? यानी बहुत अधिक जल का इस्तेमाल हुआ होगा, इस कारण से भूतल जल भी बहुत नीचे की तरफ पहुंच गया होगा। क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी उजड़ गई? क्या इसके उजड़ने का मुख्य कारण पानी की कमी रही? मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साई साई की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर हवा की साए साए का स्वर सुनाई पड़ता था। सूने घरों में हवा की लय और ज्यादा गूंजती है।
इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। जो सूने घर हैं उनमें हवा की यह ध्वनि और अधिक तेजी से गूंजती है, इतनी गूंजती है कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई देता है। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब खंडहर हैं, सब कुछ खुला है, क्योंकि वहाँ पर अब यह जो समृद्ध नगर नियोजन की कला थी, यह पूरा का पूरा समृद्ध नगर था, अब वह पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पूरी तरह से खुला खुला है। यानी सब कुछ खंडहर है, सब कुछ खुला है। अब कोई घर जुदा नहीं है, एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है। प्रत्येक घर का एक संस्कारमय आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों न हो। हम में कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था। जो भी लोग यहाँ पर अभी भ्रमण कर रहे थे, वे बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ते हुए इस पूरे के पूरे सिंधु सभ्यता से संबंधित अवशेषों को, दृश्यावली को देख रहे थे, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो। किसी अजनबी घर में, अजनबी से आशय है किसी अनजाने घर में, अनधिकार, अनधिकार से आशय है बिना अधिकार के, चहलकदमी का अपराध बोध भी हो, अपराध बोध होना यानी दोषी महसूस होने का भाव होना। इस प्रकार से मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो, किसी अजनबी घर में अनधिकार, चहलकदमी का अपराध बोध भी हो रहा हो। जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए, सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है, कल कोई यहाँ बसता था, कल यह बस्ती पूरी तरह से जनजीवन से सरोबार थी, पूरी तरह से आबाद थी, कल यहाँ कोई न कोई अवश्य ही बसता था। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सका, महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। कई चीजें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती है, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती, ये सब मुझे आपस में जोड़ जाते हैं। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। कुलधरा एक ग्राम है। कुलधरा यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। कुलधरा जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में हरदम एक गम ही व्याप्त है, एक गम का सा भाव इस खूबसूरती में व्याप्त है। गांव में घर है पर लोग नहीं है। यह गांव खूबसूरत है जिसमें घर है, लेकिन इन घरों में कोई नहीं रहता। गांव में घर है पर लोग नहीं है। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए, जो भी दरवाजे थे और दूसरा सामान था ये पीछे से लोग उठाकर ले गए। घर खंडहर हो गए पर डहे नहीं। घर खंडहर हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, लेकिन ये डहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी है जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। वक्त आज भी थमा हुआ सा दिखाई पड़ता है। ऐसे लगता है कि यहाँ पर लोग रहते होंगे, लेकिन उनके जो जीवन के अवशेष है वो आज भी वहाँ पर विद्यमान है। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उसे थाम लिया। जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों।
राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। राजस्थान ही नहीं, गुजरात में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी कुएं भी मिलते हैं, कुंड भी मिलते हैं, गली कूचे भी मिलते हैं, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वहां पर वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले ये हुए होंगे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। विशद प्रबंध से आशय है एक विशाल ग्रंथ छपवाया था। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। बैलगाड़ी का एक चित्र भी इसमें प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जो पहिया है, कमानी वाला पहिया या आरे वाला पहिया, इसका आविष्कार तो बहुत पहले ही हो चुका था। जब मैं छोटा था हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। जो लकड़ी के बने होते थे ठोस पहिए, उन्हें बैलगाड़ी में जोड़ा जाता था। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। जो आरे वाले पहिए हैं ये बैलगाड़ी में जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू, ऐसे जो जीप से उतर गए हैं, जीप के साथ काम नहीं आ रहे हैं, उन पहियों को अब इन बैलगाड़ियों में जोड़ा जाता है। यानी जीप के उतारू पहिए इन बैलगाड़ियों में लगाए जाते हैं। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी नहीं का भी आविष्कार हो गया है। उतारू हवाई जहाज के जो पहिए अब हवाई जहाज में काम में नहीं आते हैं, हवाई जहाज से उतर गए हैं, उन पहियों को भी अब बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े के साथ में जोड़ दिया गया है। रेगिस्तान के जहाज, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। ये जो वायुयान है, हवाई जहाज है, उसका रेगिस्तान के जहाज के साथ में यह जो ऐतिहासिक गठजोड़ है, यानी हवाई जहाज के उतारू पहिए जब बाजार में आने लगे तो उन्हें ऊंट गाड़े में जोड़ दिया गया और इस प्रकार से हवाई जहाज के उतरे हुए पहिए अब रेगिस्तान के ऊंट, रेगिस्तान के जहाज से गठजोड़ कर बैठे हैं। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का अब वहां कभी इस्तेमाल होता होगा। समय बदलता चला जा रहा है, निरंतर परिवर्तनशील है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का अब भी वहां प्रयोग होता होगा, अब भी वहां इस्तेमाल होता होगा। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। खंडहरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। जैसे कस्बे में छोटी सी इमारत होती है, उस प्रकार के विद्यालय की इमारत की ही आकार का यह अजायब घर है। यानी अजायब घर छोटा ही है, सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यानी जो अजायब घर कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में स्थित है, वहां पर यहाँ की अधिकांश चीजें उपलब्ध है। यूं अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित है, मुट्ठी भर से आशय है बहुत ही कम मात्रा में चीजें यहाँ के इस अजायब घर में, जो बहुत छोटा है, यहाँ पर प्रदर्शित है। यहाँ की अधिकांश चीजें तो कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन के अजायब घर की शोभा बढ़ा रही है। पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफी है और जो थोड़ी
बहुत मुट्ठी भर चीजें यहाँ इस अजायब घर में प्रदर्शित है, वे इस पहुंची हुई यानी इस प्रसिद्ध सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने के लिए काफी है, झलक दिखाने के लिए पर्याप्त है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड से आशय है मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो उस समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता की अवशेष के रूप में है, ये हमें देखने को प्राप्त हुई है। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए हैं। अजायब घर में तैनात अली नवाज ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर सोने के गहने भी हुआ करते थे जो अब चोरी हो चुके हैं। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो है पर हथियार कोई नहीं है। यहाँ पर औजार है पर हथियार कोई भी नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। राजतंत्र से आशय है वह शासन व्यवस्था जिसमें राजा सर्वोपरि होता है, राजा शासन व्यवस्था को चलाता है। जिस व्यवस्था में राजा सर्वोपरि होता है उसकी व्यवस्था में हथियार मिलना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर औजार तो मिले हैं लेकिन किसी प्रकार के हथियार नहीं मिले हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर औजार मिले हैं, हथियार नहीं मिले हैं, इस कारण से यहाँ की किस प्रकार की व्यवस्था रही होगी, इस बात को समझने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वहां अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहां न रही हो मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। दूसरी बात यानी यहाँ पर अनुशासन अवश्य था क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों से यह अंदाजा लगता है कि जीवन का प्रत्येक क्षेत्र अनुशासन से भरा हुआ था। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रभुत्व दिखाने का प्रयास नहीं है। यहाँ किसी प्रकार का दिखावा या दिखावे का तेवर हमें दिखाई नहीं पड़ता, वह पूरी तरह से नदारद है। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल होंगे। महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। जहां पर भी राजतंत्र होगा वहां पर महल मिलेंगे, धर्मतंत्र होगा उपासना स्थल मिलेंगे और इस प्रकार से मूर्तियां और पिरामिड आदि भी मिलते हैं। जहां पर राजतंत्र होगा या धर्मतंत्र होगा वहां पर उसके लिए ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राज प्रसाद मिले न मंदिर, न तो वहां पर बड़े बड़े राज प्रसाद से आशय है बड़े बड़े राजमहल नहीं मिले हैं, न ही बड़े बड़े वहां पर मंदिर मिले हैं, न राजाओं और महंतों की समाधियां मिली है। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही। यहाँ पर जो सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी जो नरेश के सिर पर जो मुकुट है शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो नाव मिली है वह भी आकार में बहुत छोटी है, बहुत छोटी, मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में बहुत छोटी नाव मिली है। आज के मुहावरे में
कह सकते हैं कि वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लो प्रोफाइल से आशय है लघु सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर, आडंबर से आशय है दिखावा, उसमें भव्यता का झूठा दिखावा नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनभूज लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए है। यह लिपि जब पूरी तरह से हमारे समक्ष उजागर होगी तो बहुत सारे रहस्य उजागर हो जाएंगे। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व बहुत ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, मृदभांड से आशय है मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े बर्तन, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मुहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, उत्कीर्ण से आशय है उकेरी गई आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, केश विन्यास से आशय है बालों की सजावट का तरीका, जिस प्रकार से उन मूर्तियों के बालों का सजाने का तरीका मिला है, केश विन्यास मिला है, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। सिंधु सभ्यता हमें यह बताती है कि यहाँ के लोग कला को बहुत अधिक पसंद करते थे, सुरुचि पसंद लोग थे और इसी कारण से यह कला सिद्ध अधिक प्रतीत होती है। यह हमें तकनीक सिद्ध के बजाय कला सिद्ध अधिक प्रतीत होती है। एक पुरातत्ववेता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। सिंधु सभ्यता न तो राज पोषित थी, क्योंकि वहां पर राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल भी नहीं मिले हैं, और न ही यह धर्म पोषित थी, क्योंकि किसी प्रकार की धर्म से संबंधित बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं इत्यादि भी नहीं मिली है, बल्कि यह तो समाज पोषित थी। लेकिन यह राज पोषित नहीं, धर्म पोषित नहीं, वरन यह तो समाज पोषित थी। समाज के लोगों के द्वारा जो अनुशासन, नियम, कानून, कायदे तय किए गए थे, उनके अनुसार ही यह पूरी संस्कृति और यह पूरी सभ्यता संचालित थी। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। यहाँ पर आकार की भव्यता दिखाई नहीं देती, वरन जो भी चीजें प्राप्त हुई है उनमें कला की भव्यता हमें दृष्टिगोचर होती है, दिखाई पड़ती है। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयां मिली थी, तांबे से बनी हुई और कांसे से बनी हुई बहुत सारी सुइयां मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें एक 2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह बारीक कशीदेकारी में काम आती होगी। कशीदाकारी करना यानी कपड़ों पर फूल, चित्र अंकित करने की जो कला है वह कशीदेकारी कहलाती है। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, यानी याजक नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला भी है। गुलकारी से आशय है कशीदाकारी वाला, कशीदाकारी से आशय है कपड़ों पर फूल और चित्र अंकित करने की कला। इस प्रकार से जो नरेश की मूर्ति है उस पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला भी उपलब्ध है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है। अजरक जो छापे वाला कपड़ा है यह सिंध की खास पहचान है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथीदांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी, हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। बड़े बड़े यहाँ पर सुए मिले हैं, लेकिन और ऐसा माना जाता है कि इन सुओं के उपयोग से शायद दरियां बुनी जाती होंगी, लेकिन दरियों का कोई नमूना या साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल न हो,
क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। यानी जो अब साक्ष्य तलाश किए जा रहे हैं, वे जितने साक्ष्य हमें प्राप्त हो गए हैं, हो सकता है कि आगे अब साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार, क्षार से आशय है नमक मिश्रित पानी का कुप्रभाव पैदा होता है और दलदल की समस्या भी अब वहां पर पैदा हो गई है। इस कारण से मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके जो अवशेष हैं, उन्हें बचाए रखना ही अब बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार ओम थानवी द्वारा रचित यात्रा वृतांत एवं रिपोर्टाज, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव, के आगामी एवं अंतिम अंश का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार ओम थानवी द्वारा रचित यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव, से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।